काम करती है, खुद काम करती है सिस्टम, तो उसकी एनर्जी लूज होती है। तो जाहिर बात है यहाँ पे कॉइल अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, तो बात अलग है, बाद में गेन कर लेगा रिलेटिव मोशन से, पर वर्क डन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे वर्क डन आ रहा है, अगर वर्क डन आ रहा है तो यहाँ पे एनर्जी भी रिलेटेड हो रही है। फिर हमने फैराडेस के 2 लॉ देखे। पहला लॉ बोलता है कि अगर आप किसी मैग्नेट को या किसी कॉइल को किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द टच करोगे नहीं, मैग्नेट फील्ड पे रखोगे, तो उस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ज्यादा करंट चाहिए तो तेजी से मैग्नेट को कॉइल के इर्द गिर्द आपको मोशन कराना। लेंस लॉ क्या बोलता है, अगर आप नॉर्थ पोल से किसी मैग्नेट से किसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस करते हो, तो उसमें बनने वाला करंट भी नॉर्थ पोल का ही होगा, जिसकी वजह से वो सर्किट उसी मैग्नेट की फील्ड को अपोज करेगा जिसने उसको करंट प्रोड्यूस कराया। वो रीजन आई होप समझ में आया होगा तुमको। फिर अपन एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन इन लेंस लॉ पे आए थे। तो एनर्जी के बारे में अभी मैंने खुद ही बोल दिया, एक्सप्लेन किया है। देखो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पे एनर्जी ना ही गेन हो रही है ना ही लूज हो रही है। एक हमारा, अब देखो कोई भी मोशन करने के लिए हमें कौन सी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, हाँ अरमान, मैकेनिकल एनर्जी। ये एनर्जी हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बरोबर ना। हमारे हाथ के जरिए तो हम इसको रिलेटिव मोशन करेंगे या किसी भी चीज के जरिए। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था फ्लक्स ऑफ द फील्ड। फ्लक्स ऑफ द फील्ड मतलब मान लो आपके पास एक कॉइल है, देखो ये पिज्जा रोटी की तरह ऐसा कॉइल दिखाया है, और बोल रहा है कि मान लो इस कॉइल में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। तो बताओ क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड का असर कैसा रहेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका निकाला है, उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, इसके एक छोटे से हिस्से का सर्कल लेते हैं। जैसे देखो ना, मान लो आसमान से एक मिट्टियोर गिर, बायोलॉजी वाले क्या करते हैं, उस पूरे पत्थर को रिसर्च नहीं करते, उस पत्थर का छोटा सा टुकड़ा रहते हैं, सैंपल लेते हैं और उसका रिसर्च करते हैं। तो बिल्कुल वही करेंगे अपन यहाँ पर, पूरे कॉइल की स्टडी नहीं करेंगे, इस कॉइल के एक छोटे से एरिया का स्टडी करेंगे। तो मैंने डीए ले लिया है, तो ये डी है। फिर इस डीए का मैं क्या करूंगा, पहले फ्लक्स निकालूंगा, फिर फ्लक्स निकालने के बाद मैंने क्या निकाला था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली, है ना। फिर हम लोग ने कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो भी हमने एक फॉर्मूला बना दिया। यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है ये उस कॉइल के बेस पर था जो हमें एक डिसऑर्डर कॉइल दिया था, उसके बेस पे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाला आज का जो नया कॉन्सेप्ट रहेगा वो स्टार्ट हो रहा है 12.5 से, जिसका नाम है मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं थोड़ा जूम कर लेता तो आपके तुम लोग को थोड़ा क्लियर दिखाई दे। ये पेज नंबर 269 पे है। अगर तुम लोग बुक लेकर बैठे हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। इसके अंदर बहुत सारे बात डिलीट भी किए गए, बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर लीव करते हैं, तो लीव मत करो, जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है उसको कर लो, या डेरिवेशन करो, थियरी पार्ट छोड़ो, इस तरह से इसको कवर करो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का मोशन देखने वाले, है ना। तो ट्रांसलेशन मोशन का ऑफ कंडक्टर, ट्रांसलेशन मतलब कोई सीधान वाला मोशन, कोई चीज सीधी जा रही है, जारी बात मैग्नेटिक फील्ड के कोई सीधी जा रही है उसके मोशन की स्टडी करना, ठीक है। हम क्या स्टडी करते हैं, या तो करंट की या तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की, बरोबर। तो मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये अंदर एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर मान लो तुम्हारे पास एक कॉइल है जिसकी लेंथ दी हुई है स्मॉल है ना, और उसका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ एक्स। अब मैं बोलता हूँ चलो बताओ मुझे इसका एरिया क्या होगा, तो बोलेंगे सर एकदम आसान है, लेंथ इंटू एक्स, लेंथ और एक्स डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया बनेगा। अब दूसरा सवाल आ रहा है कि ये जो आपको प्लस साइन दिख रहा है ना, वो टेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअली वो क्रॉस साइन होना चाहिए। किसी भी, ये जो क्रॉस है ना डॉट साइन, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। अब अगर क्रॉस साइन रहेगा तो कंडीशन याद होगा, अगर कहीं कहीं पे भी तुमको इस तरह से क्रॉस साइन दिखता है, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के अंदर है। कहाँ पर है, पेपर के इनसाइड, इनसाइड बोलो या इनटू द पेपर बोलो, इनसाइड बोलो ज्यादा अच्छे से समझेगा। और अगर किसी में अगर डॉट सिंबल रहेगा ना इस तरह से, मान लो ऐसा ऊपर डॉट दिया हुआ है, तो समझ जाने का कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है, आउटसाइड पेपर, बाहर है पेपर, समझा। ये याद रखना, ये अपना रोटेशन डायनामिक में भी आपने देखे थे, तो ये सिंबल याद रखना। यहाँ पे गलती से प्लस दे सर दिया ये तो कोई उसकी बात तरह है जो केमिस्ट्री में भी था, हाँ डायग्राम बनाने का। हाँ ऐसा बोल सकते हो, वहाँ पे भी था ना क्रॉस एंड डॉट, वही हाँ चीज हाँ है ये। तो अपनी जैसे टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र या सीबीएसई लोग इस तरह के सिंबल यूज करते हैं इनसाइड और आउटसाइड दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना इमेजिनेशन करना। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के अंदर ही है, बाहर नहीं, अंदर ही है। कॉइल, फिर ये कॉइल है। अब देखो यहाँ पर
कॉइल का मैं नाम दे देता हूँ ABCD। अरे यहाँ पे येलो कलर क्यों दिख रहा है? उस येलो कलर की जानकारी यहाँ पर राइट साइड में कुछ दिखाई दे रही होगी, उस जानकारी को बाद में देते हैं। ये येलो कलर काफी अलग दिख रहा है ना इसमें, इसलिए ये अलग दिख रहा है क्योंकि ये मूवेबल रॉड है। ये बिल्कुल सरफेस टेंशन की तरह एकदम किया है ना। ये मूवेबल रॉड है, ये वाली जो रॉड है ना वो मूवेबल है, मतलब उसको अंदर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी देख के लग रहा है कि ये जो रॉड है ये मैग्नेटिक फील्ड में, करेक्ट। अगर मैं इस रॉड को राइट साइड घसीटूं तो जो बचा हुआ हिस्सा है ना ये रेक्टेंगल रॉड का, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ सकता है और उसके बेस पर हमारा ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि मतलब अभी मेरा इतना छोटा सा डिस्टेंस, इतनी रॉड तो फालतू में ही जा रही है, यही है ना मेरा ABCD। अगर मुझे ये हिस्से को भी कवर करना है, ये वाला हिस्सा, तो मैं क्या करूंगा, इस रॉड को ऐसा घसीट लूंगा जिसकी वजह से ये सीढ़ी आगे आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा और मेरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आया? पहले डायग्राम समझ लो, बाद में पूरा कॉन्सेप्ट फिर मैथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला समझ लो। दूसरा चीज, अब यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोल रहा है कि आपके ऊपर का जो चार्ज है C पर वो पॉजिटिव है और नीचे का चार्ज नेगेटिव। तो बता सकते हो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कैसे ट्रैवल करेगा? बहुत आसान है। जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करता है, ये तो सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आप बोलेंगे सर ये चीज कहाँ से आ गई? अरे तुम मैग्नेटिक फील्ड के करीब किसी कॉइल को रखोगे तो उसमें भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद उसमें करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? उस कॉइल में होगा ना। तो अगर करंट प्रोड्यूस होता है, करंट में चार्जेस होते हैं कि नहीं, प्लस माइनस। चार्जेस में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से ट्रैवल होते हुए किसकी तरफ जाता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है कि नहीं पॉजिटिव। जाता है? बरोबर ना। तो चलो यहाँ पे ट्रैवल पता चल गया कि किस तरह से यह ट्रैवलिंग हो रहा है। एरिया का फॉर्मूला समझ में आ गया है। अब मुझे यहाँ पे यही स्टडी करना है कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी को राइट साइड घसीटता हूँ तो मुझे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, बरोबर। अब इसके बेस में मेरे को क्या कौन सा फॉर्मूला बनाना है? पहला, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है इस कॉइल में। दूसरा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी अगर फ्लक्स जनरेट होगा। तो बहुत आसान है, अपने पास ऑलरेडी फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला d∅/dt। अब बोलेंगे सर आपने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया? लेंस लॉ तो बोलता है ना। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पर ई मैग्नीट्यूड फॉर्म है, हम यहाँ पे शक्ति देख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं देख रहे। जब डायरेक्शन देखते हैं ना तब हम साइन पे बहुत ध्यान देंगे, प्लस माइनस बहुत ध्यान देंगे, पर यहाँ पे हम वो चीज को ध्यान नहीं दे रहे। आप बोलेंगे सर मेरे को पता कैसे चलेगा? बहुत आसान है, अगर वेक्टर साइन आएगा ना किसी भी चीज में तो समझ जाना वो वेक्टर फॉर्म है, तो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड देख रहा है। अगर आपको वेक्टर साइन नहीं दिख रहा है मतलब स्केलर क्वांटिटी, आपको नेगेटिव पॉजिटिव नंबर लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो ई का फॉर्मूला क्या है? d∅/dt, करेक्ट ना। यहाँ तक समझा सभी को? ये तो फॉर्मूला पहले से पता है। हाँ सर। अब जरा आते आगे। अरे ये फाई की जगह BLX कैसे आ गया? तो जरा देखो, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है, सी में बताता हूँ। फ्लक्स का ऑलरेडी अपने को फॉर्मूला पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B/A cos थीटा। अब बोलेंगे सर cos थीटा आप क्यों नहीं लिख रहे? अरे जरूरत ही नहीं है cos थीटा लिखने की, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्शन की स्टडी कहाँ कर रहे हैं, बरोबर। तो उसको मारो गोली। और अगर cos थीटा भी लिखते तो हम यही बोल देते कि यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन पैरेलल है कॉइल के, है ना। तो वो जो cos 0 हो जाता। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरिया। हाँ साइमा फरहान स्वयं, L इंटू एक्स दिया है कि नहीं मुझे? तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया की जगह पर L इंटू एक्स लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? B इंटू L इंटू एक्स, यही मिलेगा ना। तो देखो इस पाई की जगह पे B इंटू L इंटू एक्स लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? चलो ये वाली स्टेप क्लियर हो गई होगी आई होप सभी को। अब यहाँ पर आगे क्या बता रहा है? डेरिवेटिव में b और l को कॉमन ले रहा है, मतलब कांस्टेंट हटा के साइड कर दो और x को इसके अंदर लो। ऐसा क्यों? अरे डिस्टेंस बदलता रहेगा, हम डिस्टेंस बदल रहे हैं, पर किसी की मैग्नेट की स्ट्रेंथ को और उससे प्रोड्यूस होने वाले उसकी लेंथ को, ये कॉइल की लेंथ को हम नहीं बदल सकते, ना ही किसी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बदल सकते। दैट मीन्स वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो कभी भी कांस्टेंट को किसी भी फॉर्मूले के आउट रखते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? dx/dt। सभी बच्चे बच्चे को पता है कि dx डिस्टेंस होता है, dt टाइम है। तो डिस्टेंस अपन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी। आई होप समझ में आया होगा कि e की जो वैल्यू है वो BLV कैसे आई। इजी है। चलो यहाँ तक हमें पता चल गया करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे निर्भर कर रहा है? मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर, कॉइल की लेंथ पर, और कितनी वेलोसिटी से उसको घसीटा जा रहा है और कितना एरिया कवर किया जा रहा है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
ध्यान दो ये BC है, जो मूवेबल रॉड है वो BC है ना। और ये DC और AB की प्रॉपर्टी, मतलब इस एरिया को हम कैसे कर रहे हैं वो सब में बेसिक ज्योमेट्री कर रहे हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे DLV कैसा है? बोलेंगे सर आप इतना रिपीट क्यों कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें मेरे को जरूरत है DLV की। क्लियर है सभी को? फुलसम? हाँ अब सर। आगे हाँ बढ़ते सर। हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं देखो कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं डायरेक्ट ये वाला लफ्ज पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। बोले अ चार्ज विच इज कैरिड अलोंग अ मूविंग वायर BC। बोले एक चार्ज है जो इस BC में मूव हो रहा है। चलो ठीक है, चार्ज मूव हो रहा है, हमें ये भी पता है जो चार्ज मूव हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो जो चार्ज है जो BC में मूव हो रहा है वो एक्सपीरियंस कर रहा है लॉरेंस फोर्स। अब ये लॉरेंस फोर्स क्या बोलता है? तो लॉरेंस फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करता है। उसको भी समझने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग वेक्टर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वेक्टर के अंदर अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना है P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू Q कॉस थीटा, ऐसे कुछ रहता है ना फॉर्मूला। यही पढ़ा होगा ना तुम लोग ने, बस ये जानकारी रखो कि यहाँ पे साइन थीटा होता है कि कॉस, सॉरी साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं होता, साइन थीटा, साइन थीटा, बरोबर ना। तभी इसकी जरूरत पड़ने वाली, इसलिए बोल रहा। लॉरेंस लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो तुमको पेज नंबर 231 में इसके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, जो चैप्टर हमने पढ़ा नहीं वहां पे मैं और डिटेल में पढ़ा दूंगा। यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं। ये जो F लिखा है ना, ये मैग्नेट की फोर्स है। यहाँ पे लॉरेंस क्या बोलता है कि किसी भी मैग्नेट की फोर्स वो निर्भर करती है कि उस चीज में कितना चार्ज बह रहा है। ठीक है। सेकंड चीज, वो चार्ज की स्पीड कितनी है। फैराडे ने बोला ना कि कोई चार्ज जितनी तेजी से बहेगा उतना ज्यादा करंट और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और दूसरा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। आई होप कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स किस पे निर्भर करती है? चार्ज पर, चार्ज की वेलोसिटी पर और मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर। करेक्ट ना? कोई डाउट यहाँ पे, शंका? कॉन्सेप्चुअली तो क्लियर है ना। यहाँ पर वेलोसिटी और बी दोनों पे वेक्टर साइन दिया हुआ है और क्रॉस लगा है। अगर मैं मान लूं कि v क्रॉस b, p वेक्टर p इनटू वेक्टर q है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी को कोई यहाँ पे डाउट आ रहा है क्या? तो मैं इसकी जगह पर मैं p q साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो हाँ। v इंटू b की जगह मैं लिखूंगा v b साइन थीटा। समझ गए? तो वो चीज तुम्हें यहाँ नीचे मिल जाएगी। दिख रहा है? v b साइन थीटा दिख रहा है ना? अब हाँ देखो सर। दूसरा, अब यहाँ पे बोल रहा है देखो, कोई भी चीज को, किसी भी कॉइल को घसीटने के लिए अगर मैं इस कॉइल को राइट साइड घसीटता हूँ तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा, नो डाउट। पर किसी भी चीज को घसीटने के लिए काम करना पड़ता है, बिना काम के होगी कोई चीज। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है दैट इज योर वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने क्या ले लिया है? लेंथ ले ली है। कितनी लेंथ है उस हिसाब से घसीटेंगे ना, कितना हिस्सा कवर हो रहा है। अब फोर्स का वैल्यू क्या है? तो देखो ऊपर ही है फोर्स की वैल्यू, क्यू वी बी साइन थीटा। अरे वी बी कैसा है तो मैंने खुद अभी बताया। आई होप समझ में आया होगा वी बी साइन थीटा कैसे आ गया, मैजिक कैसे हुआ है। एल एज इट इज। समझा? किसी को डाउट है यहाँ पे डेरिवेशन में? इजी है। समझा सर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो थीटा है ना वो बी और वी के बीच के एंगल को बता रहा है। ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तो बी और वी के बीच में ना कंडीशन दी गई, जब बी और वी के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू अगर 1 है, 1 वैल्यू कब आती है साइन की? cos 0 1 होता है, तो साइन 90 क्या होता है? 1। दैट मीन्स यहाँ पर बी और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ऑफ कोर्स रहेंगे। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, बरोबर। मान लो ये जो मैंने एरो बनाया है मैग्नेटिक फील्ड का, और आप वेलोसिटी कहाँ पे लगा रहे हो? राइट साइड डायरेक्शन में, बरोबर कि नहीं? दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं? दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन और वेलोसिटी दोनों एक साथ काम कर रही, पर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ही लगा रही है। इसी वजह से हमने थीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया? 90 डिग्री लिया। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मैं क्या करूंगा, वही फॉर्मूले में यहाँ पे क्या ले लूंगा? 1 लूंगा। पर रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। चलो थीटा की वैल्यू पता चल गई, साइन 90 1 होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री का साइन वैल्यू हटने वाला है। अब वर्क डन का तो वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब ये फॉर्मूला कहाँ सा है? ये क्लास 11 का फॉर्मूला है। इसको समझाने से पहले मैं ये समझाता हूँ कि यहाँ पर जो E है वो मेरा क्या है?
वी है, पहले ये समझो क्योंकि फॉर्मूला तुमको थोड़ा थोड़ा भी याद आएगा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कुछ याद है? हमारा जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पोटेंशियल क्या होता है, कोई चार्ज किसी सर्किट में रिवॉल्व हो रहा है, उसे रिवॉल्व होने के लिए वर्क करना पड़ता है कि नहीं, एक फोर्स लगती है कि नहीं, और वो डिस्टेंस कवर करता है चार्ज। दूसरा कौन कवर कर रहा है, चार्ज। क्या कर रहा है, काम करके, कैसे, तो एक पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल तक जाना। यानी कॉन्सेप्चुअल भी समझ में आ रहा है कि वर्क डन अपन चार्ज कैसे आया, बराबर। और वी की जगह पर ई लिया, मैंने पहले ही बताया था, ई और वी दोनों एक ही चीज होती है। तो यानी ये फॉर्मूला आया, तुम लोग को समझ में आया होगा कि डब्ल्यू अपॉन क्यू कैसे हो। किसी को शंका है ये फॉर्मूले में? हाँ कहे, स्वयं क्लियर है? सर समझा। हाँ ओके। अब हाँ मैं क्या सर। करता हूँ, W की जगह W की वैल्यू पुट करता हूँ। W की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। W की वैल्यू है Q V B sin थीटा इंटू L, और नीचे क्या है, Q है। अभी यहाँ पे तो कुछ और ही मिल रहा है, तो देखो बताते कैसे आएगा। Q से Q कट गया, क्या बचा, V D sin थीटा इंटू L। साइन थीटा तो साइन 90 डिग्री है, बरोबर। और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी चला गया। तो क्या बचेगा, E इज इक्वल टू बी एल वी। अब ई पे कुछ लिखा हुआ है, मैक्सिमम बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब आपकी जो वेलोसिटी, जो आप कॉइल को घसीट रहे हो जिसमें चार्ज जा रहा है, उसकी वेलोसिटी और आपकी जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर हो। कैसे परपेंडिकुलर, तो वापस ऊपर आओ। देखो आप, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड तुमको लगता है कि किसी रॉड को दूर जाने देगी? अरे वो तो अपने पूरा जोर, देखो मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है और आपने खिल्ले को उस पर चिपकाया, आप कभी ट्राई करना उस खिल्ले को हटाने का, इजिली कील हटेगा, आयरन कील? अरे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। हाँ ताकत सर। लग रही है कि नहीं? तो यहाँ पर भी तो वही चीज हो रहा है, जब आप इस रॉड को राइट में घसीटने की कोशिश करोगे तो ये आपको घसीटने नहीं देगी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, प्रॉब्लम आएगा, ताकत लगेगी। घसीट लोगे पर ताकत लगेगी, तो जाहिर ही बात है यहाँ पर यही चीज को तो बता रहा है कि ये दोनों जो परपेंडिकुलर है ना, जब इसमें से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो बहुत मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि आप ताकत से घसीटने के बाद उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड, चलो ताकत से घसीट ली, अब ताकत इसलिए लग रही तभी तो वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अच्छी जोरदार है। जब इसको यहाँ पे ले लोगे रॉड को, तो पूरे हिस्से में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ज्यादा करंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोल रहा है कि जब साइन 90 होगा ना, तब आपको पे जो बनने वाले जो इंड्यूस करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। साइन 90 यही जाहिर कर रहा है कि आप उस जो रॉड है उसको राइट साइड घसीट रहे हो। समझ में आया? किसी को यहाँ पे डाउट कोई भी हिस्से में? नहीं सर। तो इससे ये साबित होता है कि किसी भी कॉइल के अंदर करंट कितना प्रोड्यूस होगा या ई कितना प्रोड्यूस होगा, वो निर्भर करता है फ्लक्स पर, ना कि बी पर, है ना। फ्लक्स बताएगा कितना प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड कवर करेगी, कवर करने को ही तो फ्लक्स बोलते हैं, उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ से अपने को एक नॉलेज मिल गई। देखो ना, बहुत सारे लोग ना अपनी गर्दन पे, ऐसे आदमी लोग रहते हैं या लेडीज होते हैं, जैसे गर्दन में मैग्नेट पहने रहते हैं। क्यों पहने रहते हैं, बोलते हैं बॉडी के लिए अच्छा रहता है, सर्कुलेशन ब्ला ब्ला बोलते हैं ना, वो कुछ तो रहता है, मुझे भी नहीं पता। तो जितने हिस्से में वो लोग पहने हैं उतने हिस्से में कुछ ना कुछ का इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि हमारे ब्लड में भी आयरन प्रेजेंट होता है ना। तो थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड का कुछ तो इफेक्ट दिखाई देता होगा, इसलिए बोलते हैं कि अपने जिनको कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो उस हिसाब से वो जो बाबा लोग होते हैं ना, वो ऐसा चेन वेन दे देते हैं। दूसरा चीज हम लोग को एक और जानकारी मिली कि देखो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का लेना देना कोई कॉन्सेप्ट से नहीं है, फ्लक्स से है, जितना फ्लक्स उतना करंट। और दूसरा, शेप कोई इफेक्ट नहीं करता, शेप का लेना देना नहीं। आप आड़ा टेढ़ा शेप रखो, पर अगर उसमें से पूरी मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो आपको करंट ज्यादा ही मिलेगा। दैट मीन शेप का कोई लेना देना इंड्यूस करंट से, या साइज का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग एक बड़ी जानकारी मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉइल को फिक्स करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को मोशन करेंगे। अब वापस से इसी डायग्राम में आते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, इस कॉइल को मोशन नहीं दूंगा, कॉइल को अब मैं रोक देता हूँ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को घसीटूंगा और देखता हूँ क्या होता है, कुछ नया होगा क्या? कुछ नया हो कैसे सकता है, ये तो वही बोल रहे हो, या तो आप मैग्नेट को मोशन दो या तो आप कॉइल को मोशन दो, और आपको तो फॉर्मूला वही मिलेगा। अच्छा, एक और कंडीशन देखते हैं यहाँ पे लॉरेंस की। मान लो, मानने का क्या है, कॉमन सेंस है कि किसी चीज के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उसके साथ दूसरी कौन सी फील्ड बनती है? हाँ साइमा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनती है कि नहीं? और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था।
तो लॉरेंस फोर्स में क्या करेंगे, वो जो स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने लॉरेंस का, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी, सेम वही फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट वी इंटू बी। अरे ई कहाँ से आ गया? अरे मैंने अभी तो बोला कि मान लो एक कंडीशन ऐसी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों बन रही है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में ई को भी ऐड कर देना है बस। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया आप लोग को समझा। कैसे हुआ ये? हाँ सर। इजी है ना? बस यही चीज यहाँ पे बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप ई को ऐड कर दो, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे तो ई को हटा दो, कैपिटल ई को। बस ये हुआ अपना पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट में एक मोशनलेस ईएमएफ, एक रोटेटिंग बार में हम लोग को देखना है कि ईएमएफ कैसे काम करता है। तो रोटेटिंग बार करना है तो ये जो आपको प्लस दिख रहा है ना, वापस से मैं बता रही हूँ, प्लस नहीं है एक्चुअली क्रॉस साइन है, ये अंदर की तरफ है, इनसाइड है, इनसाइड को इनटू द पेपर बोला है इसमें। और बाहर देखा तो कौन सा सिंबल लेते हैं, ऐसा डॉट सिंबल लेते हैं, सर्कुलर डॉट सिंबल। अब और दूसरी चीज, यहाँ पर तुमको ये पीवट लिखा हुआ दिख रहा है क्या? पीवट क्या होता है? वो रोटेटिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? रोटेटिंग पॉइंट को पीवट बोलते हैं। आपके घर में दरवाजा कहाँ से मुड़ता है, रोटेट करता है? कहाँ से मुड़ता है दरवाजा? उसको पीवट ही बोलते हैं। बाहर जाओगे ना, बोलेगा पीवट दो, तो समझेगा ना डोर का चाहिए क्या। समझ गए? तो दरवाजा आपका जहाँ से मुड़ता है ना, इस तरह से होता है, दैट इज कॉल्ड पीवट, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक पीवट बना दिया है मूवेबल, ताकि ये जो रॉड है, ये बार हो रहा है, इसे गोल घूम सके। समझ गए? नेक्स्ट, ये जो आर तुमको दिखाई दे रहा है तो बोलेंगे सर ये आर रेडियस है क्या? नहीं, ये आर रेडियस नहीं है, ये आर एक्चुअली एरिया है। किसका एरिया है? बार रॉड का एरिया। ये क्या है? रॉड है, इस रॉड का एरिया है। बार रॉड की बोल रहा है, ये मैग्नेट के बार की तरह लंबी है ना। अब अगर मैं जो इस बार रॉड पे कितनी करंट प्रोड्यूस हो रहा है और कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स जा रही है, उसको समझना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं? अरे मैंने बताया था ना, मान लो आसमान से मीटियोर गिरता है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन तो है नहीं कि मैं पूरा एक साथ करूं, ये रोटेशन है, तो टुकड़ों की स्टडी करनी पड़ेगी। फर्स्ट चैप्टर में भी आपने किए थे, याद है कि नहीं तुम लोग को? छोटे छोटे टुकड़े की स्टडी करो, फिर बाद में मर्ज कर दो, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, बरोबर। तो ये मान लो मिट्योर गिरता है जमीन पे, तो हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग छोटे से सैंपल की स्टडी करते हैं और उस सैंपल से पूरी चीज की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सेम हम यहाँ पे भी ये करेंगे, एक छोटा सा हिस्सा लेंगे रॉड का, जिसका एरिया क्या रहेगा, डी आर रहेगा। इस छोटे से एरिया को स्टडी करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करके पूरा एरिया फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया? अभी तो देख के यही लग रहा है कि इस रॉड पर पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना। और दूसरा एक वेलोसिटी भी दिखाई दे रही है जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में, यानी यहाँ पर हम घसीट रहे हैं, ऐसा कुछ है। चलो देखते हैं आगे। अब पहला चीज, इसमें भी हम सेम चीज लिखने वाला हूँ। अपने इतनी मेहनत से याद है एक फॉर्मूला निकाले थे ई का, क्या फॉर्मूला मिला था ई का, ई इज इक्वल टू बी एल ई। कुछ याद है कि नहीं? मैं बार बार बोल रहा था, ये समझा तुम लोग को ई इज इक्वल टू बी एल वी कैसा आया, रिमेम्बर? और भूल गए? हाँ, भूल गए ना? नहीं रिप्लाई दे रहा, इसका मतलब भूल ही गए, तो वापस आप पीछे जाना पड़ेगा अगर भूल गए तो। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है बी एल वी, दिख रहा हाँ। है, ये है। मैं बोल रहा था ना, याद रखो, इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो ई इज इक्वल टू बी एल वी कैसा है वो तो समझ में आ गया। दूसरा, यहाँ पर जो लेंथ है, रॉड की जो लेंथ है, या जो रॉड का जो एरिया, सॉरी रॉड का एरिया है, उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया। तो डी एल ले लो या डी आर ले लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम स्टडी करने वाले, तो डायरेक्ट फटाफट होएगा, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है। अब हमने डायरेक्ट ले लिया। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू एल, ये था ना फॉर्मूला। अब मैं एल की जगह क्या ले रहा हूँ, आर दिया हुआ है रॉड में, तो मैं आर लिख रहा हूँ। अब मैं छोटे से हिस्से की स्टडी कर रहा हूँ, तो डी लगा दो उससे, और आर पे भी, जो एल की जगह आर है उस पे भी डी लगा दो। क्यों लगाया, रीजन क्लियर है? हाँ सभी को। इसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई हाँ करो, सर। पूरे हिस्से का पता करना है ना। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद 0 टू एल लिख दो, लेंथ हमारे पास क्या है, एल है ना। फिर आर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा, पर आर जोन में चेंज किया, कोई जरूरत ही नहीं चेंज करने की। तो एल स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, हमें पता है इंटीग्रेशन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपन 2 डी ओमेगा। अरे ओमेगा कहाँ से आया, तो जरा याद दिलाता हूँ, वी का फॉर्मूला क्या है, आर ओमेगा, यही है ना फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, इस वी की जगह पे क्या ले लिया, ओमेगा इंटू आर।
स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। अच्छा, पहला स्टेप क्लियर है। यहाँ पे आर और एल का कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर जस्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे सिंबल बदला गया था, है ना, लेंथ के लिए। सॉरी, लेंथ नहीं, एरिया में बार बार गलत बोल रहा, एरिया के लिए। तो हमने इसलिए वजह से यहाँ पे ऐसा एल आर का थोड़ा शरारत की है टेक्स्ट बुक में, जरूरत नहीं थी। फिर ये वाला फर्स्ट स्टेप आप लोग को क्लियर है, डी इज इक्वल टू बी वी डी आर कैसा है, एक्चुअली ये बी इज इक्वल टू बी वी आर, ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे जिसके अंदर वी की वैल्यू क्या होती है, वी होता है आर ओमेगा, तो वी की जगह मैंने ओमेगा इंटू आर रख दिया। जो सर किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर बी और ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है, क्या अनकॉन्स्टेंट है, आर डी आर। आर का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने देखो नीचे लिखा है, इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2, बरोबर। पर आर क्या है, एल के बराबर है, तो मैं आर की जगह क्या लिख दूंगा, एल स्क्वायर अपॉन 2। समझा? किसी को कोई डाउट? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, रीएडजस्ट करो इसको, तो कैन आई राइट लाइक दिस, इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, बरोबर के नहीं, लिख सकता हूँ। अगर मैं शुरुआती इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो अगर कोई रोटेटिंग बार होता है तो उसका इंड्यूस करंट की इक्वेशन ये होती है, इससे हमें पता चलेगी, है ना। और अगर कोई नॉर्मल बार है, लीनियर मोशन कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके भी देख ली। समझा? कोई डाउट है इसमें? कुछ था ही नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था, बाकी मैथमेटिक्स ही था। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ सर। 12.6 नहीं पढ़ना है, ये तुम्हारे पोर्शन से आउट ऑफ पोर्शन कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है जनरेटर। जनरेटर भी निकाल दिए गए आपके एग्जाम में से, ये पार्ट नहीं है, जनरेटर भी नहीं है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली पहुंचते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ये पढ़ेंगे हम लोग, इंडक्शन और एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेके